चलो मैं कर देता हूँ। तो हमें लेंस दिया गया है और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दे दी गई है, तो ऑब्वियसली रेज यहीं से निकलना स्टार्ट होंगी, तो इस डायरेक्शन को हम क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं। अब एक चीज हमें पता है कि लेंस की हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बस रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो मैं इसी डायरेक्शन को इंसिडेंट रे की डायरेक्शन मान लेता हूँ, ऑल्दो मैं कोई सी भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो 1/f ये आपको मिल जाता है म्यू रिलेटिव -1 1/r1 -1/r2। तो 1/f म्यू रिलेटिव यानी म्यू ऑफ लेंस जो कि 2 है, बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग जो कि 3 है, -1 1/r1। तो सबसे पहला रेडियस जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, लाइट अगर जा रही है, इसका सेंटर नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है तो माइनस में आएगा, तो 1/-60 -1 बाय, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से हमें 1/f की वैल्यू मिल जाती है कितनी, ये आप देख सकते हो, -1/3 इंटू -1/60। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ आपको कितनी मिल गई, 180 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फोकल लेंथ हमें कितनी मिल गई, 180 सेंटीमीटर। बस अब आपको क्या लगाना है, 1/f ये होता है 1/v -1/u। मिरर में प्लस होता था, यहाँ माइनस होता है, तो 1/180 ये हो जाना चाहिए 1/v -1/u, तो नेगेटिव ही है, -60। 1/v आपको मिल जाएगा 1/180 -1/60, यानी कि ये सिंपली हमें मिल गया कितना, 1 -3/180, और v आपको मिल जाएगा -90 सेंटीमीटर। -90 का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट साइड पे ही आपकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल होनी चाहिए। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट किसी को? तो कैसा भी अरेंजमेंट दिया हो लेंस का, इस फॉर्मूले से पहले हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और फिर सिंपली लेंस फॉर्मूला से हम इमेज की पोजीशन वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली चीज आपको पता ही है, मिरर की तरह सब कुछ चलने वाला है, तो यहाँ भी हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन यहाँ भी दो तरीके के होने वाले हैं। ठीक है ना, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और एक होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, तो देखो कैसे आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं अगर बात करूं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, ट्रांसवर्स का मीनिंग सिंपली क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस। तो मान लो एक कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास है, ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, और इस तरह से आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है HO। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रे जब गिरेगी तो पोल पे गिरी है तो सीधी सीधी निकल जाएगी, फिर इस तरह से रे जाएगी और इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है, और इसे मैं बोल देता हूँ हाइट ऑफ इमेज। समझ आ रही है बात? अब आपको क्या पता है, आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो ये दूरी हमें पता है, इसे हम लेते हैं u, इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं v। ठीक है, बस अब आप सिंपली क्या पता कर सकते हो, यहाँ पे अल्फा ले लो, यहाँ पे बीटा ले लो, या मैं डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लिख दूं तो हमें पता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो आता है वो आता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बहुत आसान है, अगर आपने मिरर में फॉर्मूला याद किया था तो वो आपके पास आया था -v/u। याद रखो मिरर में क्या फॉर्मूला आया था, -v/u, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, v/u। मैग्निफिकेशन जो हमें ट्रांसवर्स में मिलता है वो मिलता है v/u। और याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है, क्योंकि दोनों के फॉर्मूलों में माइनस का ही अंतर आ रहा है सिर्फ, और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि मेन अगर मैं मिरर फॉर्मूला की बात करूं तो 1/f आया था 1/v + 1/u, यहाँ आया है 1/v - 1/u। सिमिलर चीज मैग्निफिकेशन में हुई है, यहाँ पे एक माइनस साइन नहीं आएगा। हाँ, v और u को आपको पुट करना है विद साइन, ये याद रखना, ये गलती नहीं करनी है, आपको साइन के साथ पुट करना है। फिर ऑब्वियसली वो चीजें सेम रहने वाली हैं कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अगर आपका 0 से 1 के बीच में होता है तो आपकी इमेज जो है वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है ना,
मैग्निफिकेशन अगर आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो फिर एनलार्ज्ड होगी। मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव आता है यानी कि आपकी इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, और मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव आता है इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। तो ये चीजें वैसी ही हैं, कॉमन सेंस वाली, क्लियर रहेगा, है ना? ठीक है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगला जो हमने पढ़ा था वो था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये तीसरी बार देख रहे हैं हम ये सेम चीजें। मिरर में देखी थी, कर्व सरफेस में देखी थी, और अब हम लेंस में देख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो गया यानी मैग्निफिकेशन अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह से रखी हुई है, मैं आपको बोल देता हूँ ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है LO, ठीक है ना, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये डिस्टेंस जो है, अगर AB जो है वो कंपैरिजन में बड़ा है, इफ LO is comparable to U and V, then लेंथ ऑफ इमेज सिंपली आप कैसे बता देते हो? लेंथ ऑफ इमेज इज सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन images of A and B, images of A and B। याद है आपको? अगर ये फाइनाइट होता था तो मैं A की इमेज निकालूंगा कहाँ बनी है, मैं B की इमेज निकालूंगा कहाँ बनी है, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो हो जाएगी आपकी क्या, लेंथ ऑफ इमेज। तो ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर देते हैं लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है। इसी में जो केस आ जाता था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केस क्या आ जाता था? इफ L0 is very small compared to U and V, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के कंपैरिजन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटी है, तो फिर कैसे निकालते थे? याद होगा आपको, डिफरेंशिएट करके मैंने फॉर्मूला निकाला था। तो सेम चीज मैं यहाँ पे कर दूंगा। हमें पता है 1/f, ये है 1/v माइनस 1/u। समझ आ रही बात? अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा 0, ये होना चाहिए -1/v² dv प्लस 1/u² du। और सिंपली dv क्या कह सकते हैं? चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। du हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये छोटा सा चेंज है उसी को हम लेंथ मान लेते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत छोटा छोटा है, तो ऐसा लगता है पार्टिकल बस डिस्प्लेस हुआ है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इस केस में डिफाइन कर दिया जाता है dv/du, ठीक है ना, जो कि आपको दिख रहा है सीधा कितना आ जाएगा हमारे पास, dv/du की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, v²/u²। समझ आ रहा है? जो कि क्या होगा, जो कि होगा सिंपली लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला भी सेम आया है, बस आप देखोगे एक माइनस का अंतर है और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है क्या भाई? क्लियर है एकदम? बताओ, क्वेश्चन करें सीधे? चलो सवाल ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ले लेता हूं मैं 30 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ ले लेता हूं मैं 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है पोजीशन, नेचर, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ इमेज। ओरिएंटेशन मतलब इरेक्ट या इन्वर्टेड। बताओ भाई।
क्या बात है, अभी तक सारे आंसर सही आए हैं। ऐसा तो पहली बार हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। बढ़िया। तो तुम समझ गए हो ना, बहुत रिपीटेटिव है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया करा रहा हूं मैं, फॉर्मूला याद रखना है कि नहीं। सीधे फॉर्मूला लगाया होगा, 1/f ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। तो 1/f क्या हो जाएगा, 1/20 पॉजिटिव ले लेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ नहीं बोला गया है तो इसे कन्वर्जिंग मान लेते हैं हम, ठीक है ना। ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/u, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है क्योंकि रेज इस तरफ जा रही है, तो -30 से 1/v हमें मिल जाएगा 1/20 माइनस 1/30। v आपको मिल गया कितना, 60 सेंटीमीटर। v आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर, यानी इमेज तो कहां बन रही है, राइट साइड में बन रही है। अच्छा, मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूं ट्रांसवर्स, तो वो हो जाता है v बाई यू, यानी कि 60 बाई यू कैसा है, u है -30, तो ये मुझे मिला -2। तो एक चीज तो और क्लियर हो गई कि इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। अब हमें चाहिए थी हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपका होना चाहिए -2। हाइट ऑफ इमेज आपको मिल गई -4 सेंटीमीटर। तो साइज तो सिंपली क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। माइनस साइन शो कर रहा है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। कोई समस्या किसी को, बताओ भाई। और करने की जरूरत है ऐसे सवाल, या जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं, बताओ। हमेशा इन्वर्टेड बनेगी ऐसा नहीं है बेटा, कन्वर्जिंग के केस में अगर रियल इमेज बन रही है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये भी अगर पूछा जाए कैसी इमेज बनी है, तो रियल इमेज बनी है, राइट साइड में बनी है, क्योंकि रियल इमेज बनी है तो इन्वर्टेड बनती है हमेशा, कल मैंने बताया तो था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये बेसिक चीजें तो आप निकाल ही सकते हो, एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें सब पूछ लेंगे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ठीक है ना। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ भी कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर आपको प्रोसेस याद होगा तो आपको बहुत फायदा होगा। पहला केस में वही ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस, यानी कह सकते हैं पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस। तो यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट है जो किसी स्पीड vo से घूम रही है, ठीक है ना। हो सकता है हमारा लेंस भी किसी स्पीड से मूव कर रहा हो। हमें तो बतानी है इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो आप जानते हो कि इमेज की इस वेलोसिटी से क्या चीज बदलेगी, u और v बदलेगा। तो u और v बदलेगा तो सिंपली u और v किस फॉर्मूले में आ जाता है, 1/v माइनस 1/u। क्या कर दूंगा मैं, डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मुझे मिलेगा 0, ये होना चाहिए -1/v² dv/dt प्लस 1/u² du/dt, और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्या, dv/dt इज इक्वल टू v²/u² du/dt। अब ये क्या है, ये है बेसिकली ऑब्जेक्ट के इमेज के चेंज होने की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंस। तो इसे मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज इक्वल टू v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। और ग्राउंड के फ्रेम में लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, ये होना चाहिए v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। तो अगर मिरर का फॉर्मूला याद था तो तुम देखोगे सिर्फ एक माइनस साइन का अंतर आया है और कोई डिफरेंस नहीं आया है कि नहीं। अरे एकदम हलवा है।
कुछ है ही नहीं इसके अंदर। दूसरा केस क्या ले लेते थे हम, ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। इसमें भी याद होगा आपको क्या किया था मैंने, अगर हमारी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, ये डिस्टेंस u है, इमेज की डिस्टेंस v है, तो हम देख सकते हैं कि u और v तो कांस्टेंट है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगातार बदल रही होगी। बिल्कुल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगातार बदल रही होगी। इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं भी लगाना पड़ जाएगा क्योंकि u और v कांस्टेंट है, ठीक है ना। बस मैं लिख दूंगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो कि होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें मिल चुका है क्या, v बाय u। तो यहां से मुझे मिलता है HIU माइनस HOV, ये होना चाहिए 0। डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपली, क्या मिल जाएगा, DHI बाई dt इंटू u माइनस DHO बाई dt इंटू v, ये हो जाना चाहिए 0, क्योंकि u और v कांस्टेंट था, ठीक है ना। ऑब्लिक का केस अगर होता तो आपको पता है हमें प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना पड़ता और वो बड़ा सा फॉर्मूला आ जाता, याद है कि नहीं है। बस यही मैं लिख दूंगा, हाइट चेंज होने की रेट, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है ना। ये हो जाना चाहिए हमारा v बाई यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। और ग्राउंड के फ्रेम में बोलें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, ये हो जाना चाहिए v बाई यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है एकदम, कुछ खास केस नहीं है, ठीक है ना। तीसरा केस भी लिख दूं क्या, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, लिखने के लिए बस मैं लिख दे रहा हूं ताकि कोई ये ना कह पाए कि भाई बताया नहीं था। याद होगा आपको शायद, तीसरा केस क्या हो जाएगा, ऑब्लिक में अगर हमारा पार्टिकल चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये u है, इमेज ये v है, ठीक है ना, इस तरह से घूम जाता है, v स्पीड से जा रहा है, ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। तो पैरेलल वाला तो सेम रहता है, अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस वाला तो सेम रहता है। एक स्पीड का कंपोनेंट इस तरफ आएगा, उसे मैं बोल देता हूँ v पैरेलल, एक इस तरफ आएगा, उसे मैं बोल देता हूँ v परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो फॉर वेलोसिटी पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस, तो आपको याद है कि भाई फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस, ये हो जाना चाहिए v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस। याद है कि नहीं भाई, बदला क्या था, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो फॉर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, जो हम लिखते थे यहां पर कि HIU माइनस HOV इज इक्वल टू 0, अब वहां पे u और v भी बदल रहा होगा। तो प्रोडक्ट रूल से मैं डिफरेंशिएट करूंगा, HI du बाई dt प्लस u dhi बाई dt माइनस HO dv बाई dt माइनस v dho बाई dt इज इक्वल टू 0। अरे याद है कि नहीं है, जो लोग दुख से मर गए हो उनको मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, पर मैंने वहां पे बताया था आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो एडवांस में ही आएगा, मेंस में नहीं आएगा, नीट में नहीं आएगा, तो उनका हेडेक तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे सुंदर तरीके से लिखूं तो हाइट ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस, ठीक है ना, अलोंग एक्सिस प्लस u into velocity of image with respect to lens perpendicular to axis minus ho velocity of image with respect to lens along optical axis। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको अलोंग का भी ध्यान रखना होता है, माइनस v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तब जाके इसका आंसर आता है। अरे ठीक है, क्या लिखने के लिए लिख लिया है बस, याद तो ऑब्वियसली नहीं रखेंगे, मेथड याद होना चाहिए पर आपको, क्लियर है। चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं एक,
ध्यान से करना। तो यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आपके पास जो कि मूव कर रही है इस तरफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। लेंस जो है ये आपका लेफ्ट में मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फोकल लेंथ में इसकी ले लेता हूँ 60 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस में ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहले तो पोजीशन, नेचर, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ इमेज, ओरिएंटेशन ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट। ओरिएंटेशन तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, साइज भी कुछ नहीं होगा, पॉइंट है तो इन्हें मिटा दो, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 0 0 आएगा। तो पोजीशन एंड नेचर बता देते हैं। और दूसरा आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आई कैप है और ये जे कैप। करो भाई। ध्यान रखना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लिया जाता है।
ठीक है, देख लो, पहले मैं पोजीशन निकाल लेता हूँ। तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग है नेचर में, तो -1/60 होना चाहिए 1/v माइनस। अब u, तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन ये है भाई, यानी कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है मुझे, तो u कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ आई बात? 1/v आपको यहाँ से मिल गया कितना, यहाँ से मिल गया आपको 1/30 माइनस 1/60, v आपको मिल गया कितना, 60 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव यानी कि यहीं पे इमेज कहीं बनी है, यानी रेज इस तरह से क्या हुई हैं, मीट कर गई हैं कहीं पे, ठीक है ना। तो इमेज आपकी कैसी फॉर्म हो गई है, रियल फॉर्म हो गई है। समझ आई बात? रेज आपकी कैसी फॉर्म हो गई है, रियल फॉर्म हो गई है, राइट साइड में ही फॉर्म हुई है। तो ये हो गया हमारा क्या, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। अब बात आती है वेलोसिटी की, तो सिंपली हम क्या लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ लेंस जो कि -5 है, ये होना चाहिए v यानी कि 60 बाई u यानी कि 30 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, माइनस लेंस की -5 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज +5, ये हो जाना चाहिए कितना, 4 इंटू 15, और वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे मिल जाएगी कितनी, 55 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप। काफी लोगों का सही था। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताए, किसी को कोई डाउट है तो बताए। चलिए, इस चैप्टर में भर भर के सिर्फ ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन, एफ नेगेटिव कैसे हुआ, बेटा डाइवर्जिंग लेंस था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस था, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये हम बता चुके हैं, साइन कन्वेंशन है, याद रखना है, ठीक है ना। रोहन तुम्हारा डाउट क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या जानना है वापस से, क्या बताऊं मैं, बोलो। इमेज कैसे निकाली ये वापस जानना है, क्या जानना है वापस? रियल इमेज बेटा पॉजिटिव साइड पे बना है तो रियल ही होगा ना। रियल इमेज पॉजिटिव साइड पे बना है तो रेज सही में मीट करेंगी ना, पार करके आगे तो जाएंगी रेज, सही में मीट करेंगी तभी तो इमेज बनेगी। चलो एक और कर लेते हैं, तो ये थोड़ा मैं कॉम्बिनेशन पे जा रहा हूं। एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, लिख देता हूं मैं, अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब याद आ रहा है, कुछ बचपन याद आ रहा होगा तुम्हें। ग्लास स्लैब जिसका म्यू आपको दिया गया है 3/2 एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस on other side of slab. Find the position of image. Find the position of image. बताइए।
अच्छा, क्वेश्चन का डायग्राम सबने सही बनाया है कि नहीं ये देख लेना पहले, ठीक है ना। तो एक आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, ठीक है ना, तो और एक साइड उसके स्लैब रखी हुई है, और अदर साइड पे क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखी गई है। तो ये सेटअप है आपका, ठीक है ना। इनका डिस्टेंस आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, म्यू दिया गया है आपको 3/2, ठीक है ना। इसके लिए आपको बताना है, ठीक है। तो बोला गया है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी जिस साइड पे ग्लास स्लैब है उस साइड पे नहीं, बल्कि उसके ऑपोजिट साइड पे, ठीक है ना। सारी मेजरमेंट्स हम लेंस से ही बता रहे हैं। तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास स्लैब, जिस तरफ ग्लास स्लैब है उसके ऑपोजिट साइड पे रखना था ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा लैंग्वेज का भी इसमें इशू है, हो सकता है आप कंफ्यूज होकर उस तरफ ऑब्जेक्ट को रख लो, ठीक है ना। तो ध्यान देना यही, बुक का क्वेश्चन है तो मैंने बुक से दिया है इसलिए। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले इमेज की लोकेशन निकालनी है। तो 1/f ये होगा 1/v माइनस 1/u। 1/f फोकल लेंथ आपको 20 दी है और कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव होगा। 1/v माइनस 1/u, u आपके लिए कैसा हो गया, नेगेटिव, यानी कि -30, ठीक है ना। सॉल्व करते ही आपको v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 60 सेंटीमीटर। 1/20 माइनस 1/30 यानी कि 60 सेंटीमीटर वी मिल गया। यानी रेज इस तरह से जा रही है और वो 60 सेंटीमीटर पे अपनी इमेज को फॉर्म करना चाहती हैं। लेकिन अब क्या होगा, स्लैब की वजह से एक शिफ्ट भी क्रिएट होगी, हम सब ये पढ़ चुके हैं। और शिफ्ट ड्यू टू स्लैब क्या हो जाती है, वो हो जाती है t इंटू 1 माइनस 1/म्यू, और थिकनेस 3 सेंटीमीटर दी गई है। 1 माइनस 1/3/2 यानी कि कितना आ गया है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट तो होने वाली है इमेज के अंदर 1 सेंटीमीटर की। अब बात यह है कि 1 सेंटीमीटर राइट की तरफ होगी या लेफ्ट की तरफ होगी। तो आपको पता है कि शिफ्ट स्लैब के ऊपर डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पर, ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है उसके ऊपर। याद करो मैंने वहां पे लिखवाया भी था, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्योंकि राइट में है तो विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो अगर कोई बोले कि भाई इमेज कहाँ फॉर्म हुई, तो मैं कह सकता हूं इमेज इज फॉर्म्ड 61 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस। राइट साइड तो खैर कहना ठीक नहीं है, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। राइट लेफ्ट तो डिपेंड करेगा। समझ आया क्या, कोई कष्ट या समस्या किसी को, बताइए। अगले सवाल पे चलें।
तो ये रहा वही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अ स्मॉल ऑब्जेक्ट साइज ले लो 5 मिलीमीटर is placed on optical axis of a convex lens, focal length 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, at a distance 11 सेंटीमीटर। तो आपको साइज ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये वो स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। बता दो फटाफट। तो देख लेते हैं, आ गया है कई लोगों का आंसर। ठीक है, तो पहले तो आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है और ऑब्जेक्ट जो रखी गई है वो उससे कितना दूर रखी गई है, 11 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो लगा देते हैं फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, ये होना चाहिए 1/v माइनस 1/u नेगेटिव होगा 11 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो, यहाँ से 1/v आपको मिल जाएगा 1/6 माइनस 1/11। v आपको मिल जाएगा 66/5 सेंटीमीटर। तो ये हमें v मिल चुका है कि नहीं? v हमें मिल चुका है 66/5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना होता है जो हो जाता है लेंथ ऑफ इमेज। ये होना चाहिए क्या, v²/u², लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आपको याद हो तो हो गया 66/5 बाई u था हमारा -11 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ इमेज जो कि हमें दी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि दी गई है 5 मिलीमीटर, है कि नहीं?
ठीक है ना। सॉल्व करने से हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी इसकी, 36/5 मिलीमीटर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एंड अ कॉन्केव लेंस, focal length 10 centimeter, are kept 10 centimeter apart on same optical axis. ठीक है ना। तो a parallel beam of diameter 5 millimeter is incident on the convex lens symmetrically. ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द डायमीटर ऑफ इमर्जिंग बीम। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। पहले आपको डायग्राम सही बनाना होगा, ट्राई करो।
तो ये सिचुएशन है, आई होप सबने सिचुएशन तो ड्रॉ कर ली होगी, है कि नहीं। अच्छा, अब बीम कैसे आ रही है, तो बीम पैरेलल आ रही है और सिमेट्रिकली आ रही है, यानी ऐसे बीम आ रही होगी, और ये डायमीटर आपको दिया गया है कि भाई डायमीटर है 5 मिलीमीटर। अब लेंस के बारे में आपको एक बात पता है कि अगर पैरेलल बीम आ रही है, और क्योंकि 5 मिलीमीटर बहुत छोटा है तो पैरेक्शियल मान सकते हैं उसे, तो पैरेक्शियल रे भी आ रही है, और अगर आप उसे लेंस पे गिराते हो तो वो कहाँ जाएगी भाई, फोकस पे जाएगी। आई होप सबको ये क्लियर है कि वो फोकस पे जाएगी। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये सेकेंडरी फोकस पे जाएगी, कल बताया था। तो मान लेते हैं कि जो कॉन्वेक्स वाला है उसका फोकल लेंथ यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे फोकस है उसका। तो अगर ये डाइवर्जिंग लेंस नहीं होता तो रे कैसे चली जाती, रे इस तरह से कन्वर्ज होती और यहाँ पे मीट कर जाती। सही है कि नहीं है भाई, सेम सिचुएशन हो जाती, होती कि नहीं। लेकिन अब समस्या क्या हो गई, समस्या हो गई कि आपने बीच में लगा दिया एक डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये पूरी दूरी आप देखो तो कितनी होती, ये पूरी दूरी होती 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंस पैरेलल रेज को अपने फोकस पे भेज देता। अच्छा, अब ये गैप 10 सेंटीमीटर है, यानी जो हमारा डाइवर्जिंग लेंस है उससे डिस्टेंस कितना बचा, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो इमेज बनने वाली थी वो अब इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो ऐसा देखो कि इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और जहां रेज मीट करना चाह रही हैं उस पॉइंट की दूरी भी कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये इसके फोकस पे जाती हुई लग रही हैं। तो अगर फोकस पे जाती हुई रेज लगेंगी तो उसे वो डाइवर्ज करके कहाँ भेज देगा, इन्फिनिटी पे भेज देगा, डाइवर्जिंग का यही तो काम है। तो रेज डाइवर्ज होके कहाँ चली जाती हैं भाई, इन्फिनिटी पे चली जाती हैं। अरे समझ आ रही है बात, ये अरेंजमेंट आपको ऐसा दिया गया था क्वेश्चन में कि जो पहला वाला लेंस था उसने अपनी इमेज, उसने रेज को कन्वर्ज किया कहाँ पे, कन्वर्ज किया फोकस पे, लेकिन वो जो फोकस था वो दूसरे वाले लेंस का भी फोकस बन गया। इसकी वजह से उसने फिर से इमेज कहाँ भेज दी, इन्फिनिटी पे भेज दी। तो भाई इमेज तो कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पे। लेकिन अब हमें जानना है ये डायमीटर, ये जो नया डायमीटर है डी डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या ये सेम है, तो नहीं। वो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, कलर बदल नहीं रहा, ठीक है। एक ट्राइंगल तो ये है, आपको दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल ये है। मैं डार्क ही कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा हैंग हो रहा है, गरीबी, अरे मर जा। हाँ, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल, अरे चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं भाई। ठीक है, ट्राइंगल समझ आ गया होगा आई होप सबको। तो अब बस आपको सिमिलर ट्राइंगल लगाना है। ये डायमीटर क्या हो जाएगा, डी डैश बाई 2, ये जो हाइट है, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 10, ये इक्वल हो जाना चाहिए डी बाई 2 यानी कि 5/2, अपॉन ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 20। अरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं, बात समझ आई क्या। डी डैश आपको कितना मिल गया, 2.5 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन में सेटअप ही ऐसा था कि रेज फिर से पैरेलल हो गई थी और आपको तभी इमर्जिंग बीम का डायमीटर बनाना था। क्लियर है क्या सबको, अच्छा क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है तो रेज इन्फिनिटी पे जाती हैं, और रेज फोकस पे आ रही होती हैं तो पैरेलल करके वो इन्फिनिटी पे भेज देता है डाइवर्जिंग वाला। ठीक है, और करना है क्वेश्चन, चलो पहले कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन
अब फोकल प्लेन क्या होता है, तो देखो बात यह है कि अगर रेज आपकी पैरेक्सियल हो तो वो मीट करती हैं फोकस पे। रेज आपकी पैरेक्सियल हो तो वो मीट करती हैं फोकस पे। हमें पता है दो फोकस होते हैं किसी भी लेंस के दोनों साइड पे, तो रेज अगर पैरेक्सियल आ रही है तो फोकस में मीट करेंगी, ये बात सही है। लेकिन मान लो कि आपके पास एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, फार अवे ऑब्जेक्ट है। अब ये जनरली यूज किसके लिए किया जाता है, जैसे आप सन की इमेज बनाना चाह रहे हो किसी लेंस से। अब सन बहुत दूर है पर दिखता तो छोटा सा गोले ही है ना। जब हम ऐसे ही देखते हैं मुंह उठा के तो आपको क्या दिखता है, सन छोटा सा ही दिखता है, गोल गोल दिखता है क्योंकि काफी ज्यादा दूर है। अब मान लो आपने लेंस लगा दिया तो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली उसकी क्या बनना चाहेगी, इमेज बनना चाहेगी। लेकिन अब बात यह है कि क्या वो इमेज फोकस पे ही बनेगी, क्या एक पॉइंट इमेज बनेगी, तो नहीं, एक पॉइंट इमेज नहीं बनती है। बल्कि देखा गया कि जो इमेज फॉर्म होती है वो एक प्लेन में फॉर्म होती है जिसे हम नाम देते हैं क्या, फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन का मीनिंग क्या है, तो फोकल प्लेन ये एक प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, perpendicular to optical axis and contains focus। तो ये एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर की फोकस तो है पर ये ऑप्टिकल एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए आपको यही याद रखना है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए एक रे तो ऑप्टिकल एक्सिस पे भेज देते हैं हम सीधी सीधी, जो कि इमेज को यहां कहीं फॉर्म कर देगी, और दूसरी रे हम ऊपर से भेज देते हैं जो कि लगभग पैरेलल ही होती है, ठीक है ना, ये समझना है आपको, ठीक है। लेकिन वो फोकस पे नहीं जाती, वो कहां जाती है, फोकल प्लेन में कहीं जाती है। समझ आ रही है बात, बस। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर h हाइट की इमेज हमारी बनी है और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है या ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये थीटा है, ये डिस्टेंस आपको पता ही है फोकल लेंथ है, तो जो हाइट फॉर्म होती है इमेज की फोकल प्लेन में वो होती है आपकी एफ थीटा। h बराबर होता है एफ थीटा, मैंने बेसिकली टेन थीटा से निकाला है, देख सकते हो ना आप टेन थीटा। अगर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो हमारे लेंस के ऊपर थीटा एंगल सबटेंड करती है तो जो हाइट ऑफ इमेज आती है, क्योंकि टेन थीटा नियरली थीटा है, तो जो हाइट ऑफ इमेज आती है वो आती है एफ थीटा। इसमें बस ये याद रखना कि इसे आपको रेडियन में रखना होगा, हाइट निकालनी है तो थीटा को आपको रेडियन में रखना होगा। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने बस बता दिया है ताकि आप कर सको, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से ताकि ये चीज खत्म हो जाए, ठीक है। तो सन सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 3 डिग्री ऑन अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f आपको दिया गया है प्लस 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द साइज ऑफ इमेज formed on the screen placed in focal plane। फॉर्मूला है, कोई दिमाग नहीं लगाना। ज्यादा टाइम देने का कोई सेंस नहीं है, सभी लोग कर लेंगे। h बराबर एफ थीटा इंटू पाई बाय 180, यानी कि पाई बाय 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई, कुछ था ही नहीं इसमें। ढंग की चीज पे चलते हैं, जो हो जाता है हमारा पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस का मीनिंग क्या हो जाएगा,
तो पावर बेसिकली आपको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। क्या मतलब है मेरे कहने का? मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको दो लेंस बताऊं, एक लेंस ये है और एक लेंस ये है, दोनों पे ही मैंने पैरेलल रेज गिराई, एक ने उन्हें कन्वर्ज किया है कुछ यहां, ये डिस्टेंस मैं कह देता हूं मान लो है 40 सेंटीमीटर, और एक ने उन्हें कन्वर्ज किया है यहां, ये डिस्टेंस मैं कह देता हूं 4 सेंटीमीटर। इसे अगर मैं L1 कह दूं और इसे मैं L2 कह दूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा लेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कन्वर्ज करने की क्षमता किस लेंस की ज्यादा है, कौन ज्यादा अच्छा कन्वर्ज कर रहा है चीजों को? तो कॉमन सेंस है भाई, हमें साफ दिख रहा है कि भाई उसने तो रेस को ज्यादा आगे जाने ही नहीं दिया, उसने 4 सेंटीमीटर पर ही रेस को क्या कर दिया है, कन्वर्ज कर दिया है। तो इसे सीधे सीधे क्या बोल दिया जाता है कि पावर ऑफ लेंस 2 इज greater than पावर ऑफ लेंस 1। बात समझ आई? तो पावर डायरेक्टली रिलेटेड है उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस से। अब हमें एक बात और पता है कि पैरेलल रेज जो आ रही थी वो फोकस में मीट कर रही हैं, तो जिसका फोकल लेंथ छोटा होगा उसकी पावर ज्यादा है, और जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा उसकी पावर कम है। तो पावर को जो डिफाइन किया गया है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले लेंसेज की, क्योंकि हम लेंस ही पढ़ रहे हैं, तो याद रखना पावर ऑफ अ लेंस P ये डिफाइन की गई है 1/f। f जहां पे है आपकी फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में प्लेस किया जाता है। अगर आपने मीटर में प्लेस किया है तो फिर यूनिट ऑफ पावर जो आपको मिलती है वो मिल जाती है डायोप्टर। समझ आई क्या बात? अगर आपने मीटर में प्लेस किया है तो फोकल लेंथ, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है पावर के बारे में, वो ये है कि एनी कन्वर्जिंग डिवाइस, यानी कोई भी डिवाइस जो कन्वर्जिंग है नेचर से, ठीक है ना, मैं यहाँ कॉन्वेक्स कॉन्केव शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मिरर हो लेंस हो कोई भी हो, अगर वो डिवाइस कन्वर्जिंग हैज पॉजिटिव पावर, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और सही बात है, कन्वर्जिंग की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो उसकी पावर भी कैसी होगी भाई, पॉजिटिव ही होगी। सिमिलरली एनी डाइवर्जिंग डिवाइस हैज नेगेटिव पावर। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर, अब आप कहोगे मिरर की पावर का क्या मतलब हुआ? तो मिरर की पावर का भी वही मतलब है कि उनकी किसी भी रे को कन्वर्ज करने की क्षमता क्या है, ठीक है ना। अगर आप बहुत पास में कन्वर्ज कर देते हो तो आपकी पावर स्ट्रांग है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो मैंने मिरर ड्रॉ किया है, बताओ ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? क्या मुझे ये बता सकता है कोई? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर अर्थात कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा, इसकी फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, मुझे बता सकता है कोई? फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव। अरे दिख रहा है कि नहीं? तो इसके लिए अगर मैं पावर डिफाइन करूं 1/f, तो इसकी पावर कैसी आएगी मेरे भाई, नेगेटिव। लेकिन किसी ने एक कन्वेंशन बना दिया है कि कोई भी कन्वर्जिंग डिवाइस हो उसकी पावर आपको पॉजिटिव ही बतानी है, इसलिए मिरर्स के लिए पावर डिफाइन की गई है -1/f। अब आप रख दो फोकल लेंथ को नेगेटिव साइन के साथ, तो वो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के केस में उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन की वजह से वो कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। क्लियर है क्या सभी को?
पावर का सिंपल सा फॉर्मूला 1/f आपको याद रखना है लेंस के लिए, और -1/f याद रखना है मिरर के लिए। फोकल लेंथ को हमेशा साइन के साथ पुट किया जाएगा। पॉजिटिव पावर यानी कन्वर्जिंग, नेगेटिव पावर यानी कि डाइवर्जिंग। अब मैं वो फालतू सवाल तो नहीं कराने वाला था कि फोकल लेंथ दे दूं और आपसे पावर पूछ लूं, उसकी जगह क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 डायोप्टर लेंस forms virtual image which is 4 times the object size when placed perpendicular to axis. The distance of, आपको बताना है distance of object from lens। बताओ। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। हुआ क्या सबसे? पावर 5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ 1/p यानी 1/5 मीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गई है आपकी, ठीक है ना। पॉजिटिव है यानी कि कन्वर्जिंग है। अब आपको बोला गया है कि वर्चुअल इमेज इज 4 टाइम्स, यानी कि 4 है आपका मैग्निफिकेशन।
तो v आपको मिल गया 4u। और क्या पता है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, तो अगर u हमारा नेगेटिव है तो v भी कैसा रहा होगा, इमेजिन करो। वर्चुअल इमेज कैसे बन सकती है, v भी कैसा रहा हो, नेगेटिव रहा होगा। तो u को अगर मैं ले लेता हूं -x, तो v क्या हो जाएगा, -4x। बस अब लगाना था फॉर्मूला 1/20, ये होना चाहिए 1/-x, सॉरी 1/v, तो 1/-4x - 1/u। समझ आई बात, आपको मिल जाएगा 1/20, ये हो जाना चाहिए क्या, 1/x - 1/4x। तो 1/20 मिल गया हमें कितना, 3। x आपको मिल गया भाई कितना, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर दूरी है और इमेज बनी है 60 सेंटीमीटर पे। क्लियर हुआ क्या, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। तो पावर का यूज तो बस क्या है, अभी अभी तो जब तक हमने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा तब तक तो यूज बस फोकल लेंथ निकालने का ही है। ठीक है, चलो भाई आज यहीं तक रखेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।